नाम का सर ने एक बुक पब्लिश किया था। और वो बुक पब्लिश होने के बाद वो बुक लेके हर एक डिसीज हम पढ़ने के, और उसमें जो पंचकर्मा दिया है वो पेशेंट्स के ऊपर करने के। उसमें सर ने कौन से ऑयल से कौन से तरीके से करना है इसके बारे में सर ने हमें वो बुक में डिटेल्स दिया था। तो वो बुक पढ़ के ही हम प्रैक्टिस शुरू किए हैं, और वो प्रैक्टिस आज आ चुके हैं। 2000 के लिए 35 से अराउंड 1991 से सर कोपरगांव स्थित जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सब लोग बोलते हैं कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो बोलते हैं सर गांव में प्रैक्टिस चलेगी क्या। तो हम सिर्फ सर का एग्जाम्पल उनको देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि अगर सर एक खेड़े गांव में प्रैक्टिस शुरू करके आज देश विदेश में इतना पहुंच सकते हैं, यहां तक पहुंच सकते हैं कि अजय देवगन जी और उनकी फैमिली सर के पेशेंट्स है, उसी तरह बड़े बड़े सेलिब्रिटी और ये सब सर के पेशेंट्स हैं। तो मतलब अगर एक खेड़े गांव में भी प्रैक्टिस बढ़ी जा सकती है, खड़ा की जा सकती है, और वहां पे आईपीडी करना, मतलब आईपीडी तो हम 2015-16 से उसके बारे में थोड़ा सुनते आ रहे हैं कि आयुर्वेदा में आईपीडी कर सकते हैं। लेकिन सर 2005 से आईपीडी कर रहे हैं और आईपीडी करके पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मतलब आईपीडी की पहली कंसेप्ट सर ने डेवलप की है। उसी के साथ साथ हर एक डिसीज में प्रोटोकॉल किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में सर ने हमेशा हमें गाइड किया है, हम सबको गाइड किया है। आज हजारों के ऊपर सर के सब विद्यार्थीगण आज पूरे देश विदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर के देशों में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर ने बीएमएस किया है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बीएमएस करके प्रैक्टिस कर किया जा सकता है या एमडी ही करना चाहिए। सर उस टाइम के स्वर्ण पदक विजेता है। उसी के साथ साथ 100 से ज्यादा सर ने व्याख्यान दिए हैं, 50 से ज्यादा सेमिनार या कार्यशाला ली है, 100 से ज्यादा सर के शोध निबंध अलग अलग पेपर्स में, इंटरनेशनल पेपर्स में प्रसिद्ध हुए हैं। सर के दो बुक है, एक रामदास कृत पंचकर्म बोध और दूसरा अभी फिलहाल ही पब्लिश हुआ है शोधनामृत। ये दो बुक लेके भी अच्छी पंचकर्मा की प्रैक्टिस की जा सकती है। सर ने लास्ट 20 साल से, मतलब कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बताता हूँ। तो लास्ट 20 साल से सर शिरडी स्थित निरंतर निशुल्क सेवा आज देते हैं वहां पे। उसी के साथ साथ 100 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। अभी फिलहाल ही राष्ट्रपति द्वारा गौरव पुरस्कार सर को दिया गया। उसी के साथ आयुर्वेद रत्न, धन्वंतरि जीवन गौरव, मतलब पुरस्कारों की अगर लिस्ट निकालेंगे तो ये लेक्चर उसी में ही खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ सर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सब पुरस्कार सर को मिले हैं, क्योंकि उनका काम जो है सिर्फ देश और देश तक सीमित नहीं है। हांगकांग जैसे देशों ने भी सर को नवाजा है कि सर जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हमें गाइडलाइन करते हैं सर कि प्रैक्टिस आयुर्वेदा एकदम सिंपल है, बस उसको करने के लिए आपके पास थोड़ा सा डेयरिंग होना चाहिए, और आप निरंतर अगर करते रहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। तो मैं मेरे लेक्चर्स में सब जो जिनको रोज नमन करता हूँ, जो जिनको रोज वंदन करता हूँ, आज साक्षात धन्वंतरि जैसे मेरे गुरुवर्य रामदास आव्हाड सर आज सर को, सब लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कैसी करनी है इसके बारे में सर बताएंगे। मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका व्याख्यान शुरू करें, क्योंकि सब लोग आज आपको सुनने के लिए ज्वाइन हुए हैं। थैंक यू वैद्य नीलेश। सबसे आपके बातों में एक करेक्शन करना चाहूँगा कि निरंतर 20 सालों से नहीं, इस 19 मार्च 2026 को शिरडी के साईं बाबा के दरबार में जो निरंतर मुफ्त सेवा दी जाती है हर गुरुवार को, उसको 25 साल पूर्ण हुए हैं। और इसी 19 मार्च के बाद में 21 और 22 को साई संस्थान ने वहाँ पे सत्कार भी किया और एक बड़ा शिविर का 2 दिन के शिविर का आयोजन भी वहाँ पे किया था, जिसमें 950 से ज़्यादा पेशेंट, 350 से ज़्यादा पंचकर्म उसमें किए गए। तो आज के इस वेबिनार के लिए उपस्थित आप सभी आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहनों को मेरा सादर नमन। आयुर्वेद प्रचार प्रसार कार्य हेतु वैद्य नीलेश और वैद्य सारिका, इन दोनों का जो सतत अथक प्रयत्न चल रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ।
और उनके इस आयुर्वेद प्रचार प्रसार कार्य के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी साधुवाद उनको देता हूँ। जब नीलेश के यहाँ से आपके साथ चर्चा करने के लिए, व्याख्यान के लिए फोन आया, तो मैंने उनको एक ही कहा कि व्याख्यान तो आप काफी सीरीज में सुनते आए हो, तो क्यों ना हम डिस्कशन करते हैं या क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, थोड़ा सा वमन पे बोलिए और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चनरीज लेते हैं। तो उसके हिसाब से आज थोड़ा सा वमन पे एक 10-12 मिनट, 10-15 मिनट में बोलता हूँ। और उसके बाद में आपके जो भी शंकाएं हैं, जो भी आपके अड़चने हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक मध्यम वयन का एक फैमिली थी, उनको पेट पालने की काफी आदत थी, या उनकी हाउस थी, यानी कुत्ते पालने की उनकी एक हाउस थी। तो उनके घर एक अल्सेशियन जाति का कुत्ता, वो वहाँ पे घर में रखते हैं। और उस कुत्ते के साथ उनकी काफी, हर एक घर वालों का अच्छा लगाव बन जाता है। उस घर के मालिक जो होते हैं वो हमेशा मॉर्निंग इवनिंग कुत्ते को घूमने के लिए ले जाना और उसके खाने पीने का ख्याल रखना, ये सब प्यार से करते थे। एक दिन उस कुत्ते को थोड़ा सा टेम्परेचर लगता है, वो एक वेटरनरी डॉक्टर के पास उसे लेके जाते हैं। वेटरनरी डॉक्टर उनको चेक उस कुत्ते को चेक करने के बाद कहते कि इसको बुखार आया हुआ है, और कुछ मैं दवाई आपको देता हूँ, ये दवाई आप कॉड लिवर ऑयल में मिक्स करके उसको चटा पिला देना। वो घर आता है, घर में वो कॉड लिवर ऑयल में जो डॉक्टर ने डोज दिया वो डोज मिक्स करता है, और कुत्ते को अपने पाँव पे रख के उसे वो डोज पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो डोज पिलाने की कोशिश करता था, वो कुत्ता मुंह बंद कर लेता था या वहां से छलांग मारता था। 2-3 बार नाकाम कोशिश उसके वो मालिक करते हैं। हर बार वो कुत्तों का मुंह खोलकर उसमें वो डोज डालने की कोशिश करती थी। चौथे प्रयत्न में, चौथे कोशिश में जैसे ही वो मुंह खोलते हैं और वो डोज डालने की कोशिश करते हैं, वैसे झटका देके वो कुत्ता वहां से छलांग मार के जमीन पे कूद जाता है। उसके झटके से वो जो दवा हाथ में होती, वो दवा नीचे गिर जाती है और पूरी दवा फर्श पे इधर उधर फैल जाती है। और उसके बाद में वो कुत्ता बड़ी शौक से उस दवा को चाटते चाटते पीने लगता है। सब वो देखने के बाद उसका मालिक आश्चर्यचकित होता है। वो कहता है कि मैं इतने प्यार से उसको एक दवा को पिलाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने नहीं पी, और अब बड़ी शौक से वो दवा चाट रहा है। तो इस स्टोरी का मॉरल ये था कि जिस तरीके से वो दवा उसको पिलानी चाहिए थी, वो तरीका उस मालिक का गलत था। इस प्रकार से आज तक हमें आयुर्वेद जिस तरीके से मिलना चाहिए था, वो आज तक हमें नहीं मिला। इसलिए हम आयुर्वेद के प्रति आज भी अनभिज्ञ है, या आयुर्वेद के प्रति प्रैक्टिस करने के लिए डरते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार नीलेश और सारिका का अभिनंदन करना चाहूंगा कि इस वेब सीरीज के द्वारा या ऐसे कोर्सेस लेकर आयुर्वेद इजी करने का जो कोशिश वो कर रहे हैं, उस कोशिश के कारण हम आयुर्वेद के प्रति और लगाव उत्पन्न कर सकते हैं, आयुर्वेद के प्रति सक्सेस हो सकते हैं, आयुर्वेद के द्वारा सक्सेस हो सकते हैं। तो हम रूटीन प्रैक्टिस में वमन कर्म के लिए काफी डरते हैं। मैंने ऐसे कई वैद्य देखे कि पंचकर्म करते हैं लेकिन वमन कर्म वो नहीं करते, वमन को डरते हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि वमन एक थोड़ी सी केयर लेकर केयर लेकर करने वाला एक कर्म है। कई बार उसमें उसके जो व्यापद होते हैं, वो व्यापद जिसको हैंडल करने नहीं आते, उसने वमन का डेयरिंग नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि आयुर्वेद के 100 पेशेंट तुम ठीक करोगे, लेकिन एक पेशेंट खराब होता है तो वो आयुर्वेद का नाम बदनाम करता है। हमारा नाम बदनाम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे इस धरोधर रहने वाले आयुर्वेद शास्त्र का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। इसलिए एक पेशेंट भी खराब होता है तो आयुर्वेद बदनाम हो जाएगा। इसलिए पंचकर्म के जो भी व्यापद है, उस व्यापद को हर एक वैद्य को हैंडल करता करते आना चाहिए। अब वमन ऊर्ध्व जत्रुगत दोष जो होते हैं, या कफ दोष के लिए वमन की शुद्धि की जाती है। अब वमन ऊर्ध्व मार्ग से कफ दोष को बाहर निकालना, यानी उल्टी द्वारा का दोष को, कफ दोष को बाहर निकालना, इसलिए उसे वमन कहते हैं। वमन के ग्रंथों में अनेक प्रकार हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से यदि हम देखें तो वमन का वासंतिक वमन कर्म, या अवस्थानुरूप दोषक के अवस्थानुरूप दिया जाने वाला वमन कर्म, या लघु वमन कर्म, या सद्य वमन कर्म, ये 4 प्रकार में करना चाहूंगा। उसमें वासंतिक वमन कर्म जो कि वसंत ऋतु में होता है, जो अभी जस्ट
फिलहाल अभी किसी किसी के पास अभी भी वासंतिक वमन कर्म चल रहे हैं। तो ये वसंत ऋतु जो होता है ये प्राकृतिक कफ प्रकोप का काल होता है। और इस कफ प्रकोप के काल में ठंड के बाद में जैसे शिशिर हेमंत में बीमारी कम हो जाती है, उसे आदान काल विसर्ग काल कहा जाता है। तो सब डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारा सीजन स्लैक है। और वसंत ऋतु के बाद में गुड़ी पाड़वा के बाद में जैसे धूप गिरती है वैसे एक कप पतला होके कफ प्रकोपक व्याधि समा प्रैक्टिस में दिखाई देता है, और हम लोग बोलते हैं कि हमारा सीजन शुरू हो गया। तो इसकी शुरुआत भी हमारे ऋषि मुनि ने काफी अच्छे तरीके से कही कि गुड़ी पाड़वा के दिन नीम का पत्ता हर एक व्यक्ति ने लेना चाहिए, ताकि उस कड़वे रस से प्रकोपित कफ का शमन हो जाए और उसे आगे आने वाले वसंत ऋतु में कफ कफज व्याधि न हो। इसलिए कड़ू नीम का पत्ता खाने की एक भारतीय संस्कृति में एक प्रथा है। तो वासंतिक वमन कर्म जो होता है ये सबसे बेहतरीन कर्म होता है, क्योंकि पूरे साल के जो भी दोष बड़े हुए हैं उस दोष को यदि वसंत ऋतु में, ये प्राकृतिक कफ प्रकोप का काल होता है, और इस प्राकृतिक काल में यदि हम वमन कर्म करते हैं तो सबसे बेहतर रिजल्ट प्राकृतिक वासंतिक वमन कर्म के मैंने देखे हैं। लाइफस्टाइल में जितने लाइफस्टाइल के जितने भी डिसीजेस है, तो उसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या स्किन डिसीज है, या अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे जितने भी लाइफस्टाइल के डिसीज जो है, इनमें कफ दोष संतर्पणत व्याधि में वमन कर्म ज्यादा असरदार होता है। और इसलिए वासंतिक वमन कर्म यदि हम करते हैं तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज वाला पेशेंट ओरल डायबिटिक मेडिसिन पे आ सकता है, या ओरल डायबिटिक मेडिसिन लेने वाला पेशेंट एक वमन के बाद में डाइट पे आ जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे वो कंट्रोल उसकी शुगर रहती है। तो इस प्रकार से इसके काफी अच्छे फायदे वासंतिक वमन में होते हैं। इसके लिए नाना हमारे मेरे जो आदरणीय गुरुवर हैं परम पूज्य नाना जी, इनकी टेक्निक काफी आसान थी। सब वमन के लिए क्यों डरते हैं, क्योंकि वमन के बाद में उल्टी होने तक, वेग आने तक की जो बीच की अवस्था होती है, वो दोष को उत्क्लेश अवस्था की अवस्था, ये काफी डरावनी होती है। पेशेंट को पाल्पिटेशन होता है, प्रोफुस स्वेटिंग होता है, कुछ कुछ पेशेंट डर जाते हैं, किसी का बीपी शूट होता है। तो ये स्टेज नाना जो वमन कर्म करते थे इनमें काफी कम है। सिंपल तरीके से 6 दिन 50-50 मिलीग्राम 50-50 ग्राम का घी पिलाना है, यानी 6 दिन में 300 ग्राम होता है। बीच में अल्टरनेट डे स्टीम बाथ दी जाती थी, 7वें दिन विश्रांति का काल, और 8वें दिन वमन कर्म किया जाता था। ये प्रोसेस भी काफी सिंपल थी। वमन कर्म के लिए 2 लीटर दूध, 2 लीटर नमक का पानी, कोसना नमक का पानी, कोसना शक्कर डाला हुआ दूध, ये 4 लीटर रहता था। एक गिलास दूध पिलाने के बाद में वामक द्रव्य जिसमें मदन फल, यष्टि मधु, टंकन और पीपल्ली का चूर्ण, तो ये कॉम्बिनेशन उस मदन फल की तीव्रता के अनुसार तय किया जाता है। तो ये आधा गिलास दूध में मिला के पीने के लिए देना, और ऊपर से जो 2 लीटर दूध है वो पूरा दूध पिलाना। किसी किसी को इसी दरमियान उल्टी हो जाती है और वेग शुरू हो जाते हैं। किसी किसी को उसके बाद में 2 लीटर लवण जल पीने के बाद में वमन वेग शुरू हो जाता है। किसी किसी को वो दो दो लीटर 2 लीटर दूध 2 लीटर पानी पीने के बाद में भी वेग नहीं आते, ऐसे वक्त फिर से थोड़ा सा एस्टीमद और पिपली का चाटन, टंकन का चाटन करता है तो वेग शुरू हो जाते हैं। या टंग के पीछे थोड़ी सी भी उंगली लगाते हैं तो वमन वेग शुरू हो जाते हैं। तो ये यानी वेग तुरंत शुरू होने के कारण जो उत्क्लेशावस्था की अवस्था होती है, डरावनी अवस्था होती है, ये फेस करने नहीं पड़ती। हर एक वैद्य ने खुद पे वमन कर्म करना चाहिए। उस समय की जो अवस्था होती है, फीलिंग क्या होता है, ये हर एक वैद्य को पता होना जरूरी है। और वामक द्रव एक बार निकल गया कि वमन खत्म। तो इस प्रकार से 15-20 मिनट में ये वमन हो जाता है, और पेशेंट 15-20 मिनट के बाद में काफी अच्छा लग रहा है, अब मैं घर जाऊँ क्या कहता है, और अगले साल का एडवांस बुकिंग भी वमन का करके चला जाता है। अब इस वमन का कुछ वैद्य कहते हैं कि ये शास्त्रोक्त नहीं है। यदि ये शास्त्रोक्त नहीं होता तो किसी भी पेशेंट को हमारे वमन के बाद में रिजल्ट नहीं मिलते। हमने ऐसे देखा कि एक ओवन के बाद में कोई मेडिसिन के बिना ही पेशेंट के स्किन डिसीज पूरी तरह से ठीक होते हैं, हमने देखे हैं। यानी इसका जो दोषों का उत्क्लेश, बाहर दोषों का निवारण होना अपेक्षित होता है, ये इसमें होता है, ये प्रूव होता है। तो इस प्रकार से वासंतिक वमन कर्म सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में दूसरा क्रम आता है अवस्था के अनुसार किया जाने वाला वमन कर्म। अब जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, यदि दोषों की उत्क्लेश अवस्था है, दोषों की शोधन की अवस्था है, तो तुरंत तुम वमन कर्म दे सकते हो। उसको सत्य वमन भी कुछ कुछ वैद्य कहते हैं। तो सत्य वमन उसके लिए कई बार ऐसे होता है। अभी बीच में एक यहाँ के एक जनरल प्रैक्टिशनर DHMS होम्योपैथी डॉक्टर आए थे।
आने के बाद उनके पूरे शरीर पे आर्टिकेरियल रैशेस आए थे। वो उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से चल रहा है, एंटी हिस्टामिनिक लेता है तो तुरंत ठीक होता है, बाद में वापस आ जाते हैं। और जब वो आए तो मैं बात ही कर रहा था तो उठ के अंदर बाथरूम में चले गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत नासिया हो रहा है, ऐसे लग रहा है उल्टी हो जाएगी। तो मैंने कहा हो जाएगी नहीं, तुरंत कर लो। तो गुनगुना पानी दे के, थोड़ा नमक डाल के पानी दे दिया, और वो उनकी तुरंत एक सद्य वमन उनका कर लिया। जैसे वमन हो गया वैसे उनका जो रैशेस आए थे, आर्टिकुलर रैशेस, जैसे फ्यूज बंद करते वैसे लाइट, डिम लाइट धीरे धीरे बंद हो जाता है, वैसे उसका आर्टिकुलर रैशेस कम होने लगे। और 15-20 मिनट बात करते करते उनके पूरे रैशेस अपने आप चले गए थे। तो ये सत्यवन का इफेक्ट होता है, यानी दोषों की संप्राप्ति भंग, आमाशय शुद्धि हो गई, दोषों की संप्राप्ति भंग हो गई, वैसे व्याधि का नाश होते हुए दिखाई दिया। तो इसको सद्यवमन कहते हैं। कई बार पेशेंट आते हैं और तीव्र उल्लास, उनको वोमिटिंग सेंसेशन होता है, उल्लास होता है। तो ऐसे वक्त में वो कफज उल्लास है या पित्तज उल्लास है, ये डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। किसी किसी को इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन के कारण तीव्र बर्निंग होता है, बर्निंग के कारण उल्लास होता है, तो ये पित्तज उल्लास होता है। तो ऐसे वक्त में यदि वमन करते हैं तो पेशेंट को काफी जलन सी महसूस होती है। और यदि कफ का है तो उसमें मुंह में मुख माधुर्य होता है, मुख में मीठापन महसूस होता है, जलन नहीं होती है, और उसको भारीपन, हेवीनेस, गौरव, ये जो कफ के लक्षण ये पता चलते हैं। तो ये कफ का होता है, तो उसमें भी तुरंत तुम थोड़ा सा मदन फल चाटन दे के या उष्णोदक लवण जल दे के तो उसका तुरंत सद्यवमन कर सकते हो। सद्यवमन मैंने कोविड के 2006 में जो अ, अपनी बीच उस समय चिकनगुनिया की लाट आई थी, देखो 2006 में। तो उस समय काफी कम पेशेंट आयुर्वेद के पास आए। मॉडर्न वाले के पास ने तो मंगल कार्यालय उन्होंने किराए पे लेके 100 100 150 पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स लगाते थे। लेकिन 18 पेशेंट उस समय जो आयुर्वेद के पास आए, हमारे पास आए, तो सुबह आया वह पेशेंट शाम को ठीक होते हैं, हमने देखा था। यानी सुबह कोई घर की मेन व्यक्ति तीव्र बुखार और सीवियर जॉइंट पेन से आती है, और आने के बाद एक आए थे ऐसे ही गाजरे करके, सीवियर हाई ग्रेड फीवर, जॉइंट पेन्स, और एकदम रुल्लास की स्टेज में आए। उन्होंने आने के बाद कहा कि बहुत जी मचल रहा है, उल्टी जैसे लग रहा है। मैंने कहा तुरंत उल्टी, वमन का जो बेसिन होता है उसी में उनकी उल्टी करवा ली। उल्टी करने के बाद उनको अच्छा लगा। फिर तुरंत बोलने लगे कि मुझे अभी दर्द बहुत बढ़ रहा है, एकदम अंगार हो रही है, फनफन हो रही है, ठस ठस हो रही है। तो ये रक्त दृष्टि की अवस्था थी। तो फिर से बीपी ठीक था, इसलिए तुरंत एंकल जॉइंट से रक्त मोक्षण कर लिया, और जैसे रक्त मोक्षण किया वैसे उनका दर्द, जो थ्रॉबिंग पेन थे, तुरंत बंद हो गए। और शाम तक वही पेशेंट उनके घर के दूसरे सदस्य को बुखार आए उसको लेकर आए थे, और उन्होंने कहा कि मेरा बुखार चला गया, मेरा दर्द बंद हो गया, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यानी सद्य वमन भी कितना इफेक्टिव होता है ये इस पेशेंट में मैंने देखा। उसके बाद में आता है लघु वमन। जो वैद्य वमन कर्म करने के लिए डरते हैं, या बड़ी जगह की कमी है उसके कारण वमन कर्म नहीं कर सकते, वो लघु वमन कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को 100 ग्राम या 200 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम भी घी देते हो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, और छठे दिन पूरा घी देकर उस दिन उत्क्लेश करने वाला दही भात या उड़द की दाल चावल ये खिलाते हैं। और दूसरे दिन सुबह एक मदन फल, एसटी मधु, पीपल्ली की पूड़ी दे देते हो, घर पे ही दे देते हो, और उनको कहते हो कि पूड़ी ले लो और ऊपर से 4 5 गिलास लवण जल का पानी पी लो, तो उल्टी हो जाती है, और उनका वमन घर भी हो जाता है। या अपने क्लिनिक में भी बुला के इस प्रकार से तुम वमन उनका कर सकते हो। तो ये लघु वमन हो गया। तो जो वैद्य डरते हैं उन्होंने लघु वमन से शुरुआत करके फिर वासंतिक वमन तक जाना काफी अच्छा रहेगा, उनके एक प्रकार का कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है। तो इस प्रकार से सद्य वमन, लघु वमन, वासंतिक वमन, ये वमन के प्रकार आपने देखे। अब वमन के जो भी व्यापद होते हैं उसमें अति योग, अयोग, असम्यक योग, सम्यक योग, या रक्त छद्दी होना, या पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाना, या पेशेंट अत्यवस्थ अवस्था में जाना, ऐसे अनेक व्यापक प्रैक्टिस में दिखाई देते हैं। उसके लिए एक सेपरेट उसका व्याख्यान का व्यापक का विषय हो सकता है। लेकिन अति योग जो होता है, अति योग में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट जाता है, इसलिए अति योग के लिए तुरंत डिहाइड्रेशन होना जरूरी होता है। स्वर्ण सूचकर शीतोपला जो कि तर्पण करती है, स्वर्ण सूचकर मात्रा शीतोपला प्रवाल, ये शीतल द्रव्य जो तर्पण करेगा ये उससे हाइड्रेशन मेंटेन होगा। और जरूरत पड़ने पे डायरेक्ट आईवी फ्लूइड भी तुम लगा सकते हो हाइड्रेशन मेंटेन, यदि इमरजेंसी आती है तो।
2007 में मेरे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का व्यापत हुआ था। शिरडी में गुरुवार के दिन एक स्वीत्र के पेशेंट का वमन था। कई बार ऐसे पता चलता है कि किस पेशेंट में व्यापद आने वाला है, ये बाबा संकेत देते हैं। तो उस पेशेंट में मेरे अंतर्मन ने कहा कि इसको शायद व्यापत होगा। इसलिए 2 लीटर दूध 2 लीटर पानी दे के खुद मैं वहां खड़ा रह के उनका वमन किया। वमन एकदम स्मूथली हो गया, जो पिलाया वो सब निकल गया। और बाद में फिर शिरडी की ओपीडी में मैंने शुरू की। सामने वाले कॉट पे ही मैंने कहा कि तुम सामने सो जा, क्योंकि अंतर्मन बोल रहा था इसको व्यापद होने वाला है। वो आराम से वापस हो गया। मैं पेशेंट चेक करते करते उसके तरफ देखता था, वो भी मेरे तरफ देखता था। आंख मिचोली होती थी, मैं हंसता था, वो भी हंसता था। ऐसे करीबन 15-20 मिनट चला। 15-20 मिनट के बाद में वो उठा, उसने कहा सर पेट में थोड़ा मरोड़ आ रहा है, तो मुझे मलवेग आ रहा है, तो मुझे लैट्रिन जाना है। मैंने कहा एक स्टूडेंट को मैंने साथ में दे दिया। मैंने कहा वहाँ खड़ा रहे, कुछ होता है तो मुझे तुरंत बुला। वो 5 मिनट में वापस आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले आ रहे अभी उनको एक मोशन हो गया। मैंने कहा अरे तू उनको लेकर आ जा। वो लेकर आ गए। मैंने कहा सो जाओ, कितनी हो गई, उसने कहा थोड़ा ही लिक्विड हो गया। फिर भी मन में शंका थी कहीं इसको प्रॉब्लम ना हो जाए। और उसके 10 मिनट के बाद में फिर मैं लिखते लिखते उसके तरफ देखा, तो उसके आंख खुले, वो मेरे तरफ देख रहा है। मैंने स्माइल दिया, उसने स्माइल नहीं दिया। तुरंत मैं उठा, देखा वो पल्सलेस था, बीपी एकदम अनकाउंटेबल बीपी, यानी वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में गया था। तुरंत उसको हेडलो पोजीशन दी, त्रासन चिकित्सा, ठंडा पानी उसके सर पे मारा, स्वर्ण सूचक मात्रा, सीतोपलाई चाटन। और वो साइनाथ हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तुरंत कैजुअलिटी से डॉक्टर को कॉल किया कि आईवी फ्लूइड्स लेकर आ जाओ। एक पाव पाव में, एक हाथ में। और लिटरली हमने वो सलाइन की बैग दबा दबा के फास्ट में फ्लूइड इंसर्ट किया। और 10-1 मिनट के बाद में उसकी पल्स आ गई। और एक 10-15 मिनट के बाद में वो पूर्ण रूप से होश में आ गया। तो इस प्रकार से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी किसी किसी में हो सकते हैं। या रक्त छर्दी, पूरे वमन में स्टार्ट टू एंड तक खून ही खून निकलता है। ऐसे वक्त वामक द्रव किस प्रकार से बाहर आ जाए ये देखना जरूरी होता है, ना कि हम डरे। यदि वैद्य खुद डर जाएगा तो पेशेंट तो गया काम से। इसलिए वैद्य ने ये क्या है, पेशेंट पूछता है खून है क्या, तो भी उसको कुछ नहीं बोलना है, कुछ खून भी नहीं है, आप ये उल्टी कर लो सब ठीक हो जाएगा, ये उसको धीरज देना है। और एक बार नेचर ग्रेट होता है, थोड़ा बीच में तुम रुकते हो तो भी अपने आप ब्लीडिंग बंद हो जाता है। और आगे की उल्टी में वामक द्रव यदि निकल जाते हैं तो पेशेंट स्टेबल हो जाता है। किसी किसी में, हर एक पेशेंट में तो नहीं होता, किसी किसी पेशेंट में। मेरे 38 ईयर्स के करियर में 2 पेशेंट को वासाग्रुत पिलाना पड़ा। डायरेक्ट 100 ग्राम वासाग्रुति हमने पिलाया था। और उसके बाद में फिर एक बड़ी उल्टी होके उसका ब्लीडिंग भी बंद हुआ था, और बड़ी उल्टी होके उसका रक्त छद्दी के वेग बाद में बंद हुए थे। तो इस प्रकार से ये भी होता है। कई बार असम्यक योग होता है, प्रॉपर तरीके से वेग आते नहीं, तो ऐसे टंग को दबा के भी तुम वामक उल्टी निकाल सकते हो। या लिक्विड द्रवमल प्रवृत्ति होती है, तो द्रवमल प्रवृत्ति कितनी होते हो देखते हुए, हाइड्रेशन मेंटेन करते हुए वो उसको ट्रीट करना जरूरी होता है। कई कई ऐसी बार ऐसे होता है कि सब पिलाया, 2 लीटर दूध पिलाया, 2 लीटर पानी पिलाया, ऊपर से भी और 1 लीटर पानी पिलाया, ऊपर से डोज भी दिया, उंगली डाली, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे वक्त उस पेशेंट का बीपी, और यदि वो कंफर्टेबल है तो उसको द्रवमल प्रवृत्ति होती है कि ये देखना जरूरी होता है, या नहीं तो प्लेटस ट्यूब, आरटी ट्यूब डाल के उसको निकालना जरूरी होता है। ये स्टेज मेरे 38 ईयर्स में नहीं आई। लेकिन मैंने एक पेशेंट देखा था कि 2 लीटर दूध 2 लीटर पानी पिया, ऊपर से 1 लीटर पानी दिया, ऊपर से 1 लीटर दूध लिया, 6 लीटर लेने के बाद भी वो कंफर्टेबल, बोले कुछ नहीं हुआ। तो उसके साथ वाला जो आया था फ्रेंड, उसने कहा सर ये 4 क्वार्टर पीता है, मैं 2 क्वार्टर पीता हूँ, तो 4 क्वार्टर पी के ये मुझे घर छोड़ने के लिए आता है। तो मैंने कहा कि इतना स्ट्रांग तेरा क्रूर स्टमक है तो तुझे कुछ नहीं होगा। और उसको लेटने के लिए कहा, और 10-15 मिनट के बाद में अपने आप वेग शुरू हो गया, और 1-2-3 वेग में ही जितना पिया था वो सब निकल गया और वो फ्रेश हो गया। तो इस प्रकार से व्यापक भी हमें हैंडल करते आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि वमन के बारे में जो शॉर्ट में बोलना था यह भी सफिशिएंट ऐसे मुझे लगता है। और अब आपके जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। वमन को इतना आसानी से आपने सबके सामने रखा। वमन ऐसी प्रोसीजर्स है जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। सिर्फ प्रिकॉशनरी हम अगर रहते हैं तो उसके व्यापद होने की संभावना कम होती है। और फिर भी व्यापद होते हैं तो व्यापद की चिकित्सा का सब जो तैयारी है अपनी हमेशा होनी चाहिए।
ये सर ने हमें अच्छी तरह से बताया। पहले लघु वमन कर सकते हैं, बाद में आप प्रॉपर वमन के लिए जा सकते हैं, जो लोग नहीं करते हैं। लेकिन वमन जैसे रिजल्ट्स दूसरे किसी में नहीं मिलते हैं। तो अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो चैट बॉक्स में वो डाले, उस हिसाब से हम क्वेश्चंस पूछ के उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है कि लघु वमन के लिए कौन से घृत ज्यादातर यूज करना चाहिए, या डिसीज वाइज हमें घृत यूज करना चाहिए? हाँ हाँ, तो वमन के लिए हमेशा डिसीज वाइज ही घृत चाहिए। यदि श्वास के लिए हम वमन कर रहे हैं, अस्थमा के लिए कर रहे हैं, तो वासा घृत ले लो। पित्त के लिए कर रहे हो तो महातिक्त घृत ले लो। इस प्रकार से व्याधि के अनुसार लेना चाहिए, ना कि पेशेंट के टेस्ट के अनुसार। अगर पेशेंट को रक्तच्छर्दी हो जाती है सर, तो कौन से मेडिसिन प्रेफरेबली हमें देने चाहिए? शीतल द्रव्य चाहिए ऐसे वक्त में। हम प्रवाल मौतिक भस्म, प्रवाल भस्म, सितोपला, अकिक भस्म और वासा चूर्ण, इसका कॉम्बिनेशन करके सितोपला के साथ में चाटते हैं। तो इससे वो तुरंत बंद हो जाता है। और पेशेंट का माइंड डाइवर्शन ये बहुत जरूरी होता है। यदि हम 4-5 मिनट पेशेंट का डर दूर करने के लिए उससे बात करते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट होता है, तो उस 4-5 मिनट में भी नेचुरल हीलिंग हो जाता है और उसका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। सर जब हम सद्य वमन करते हैं तो उसके लिए स्नेह द्रव्य की जरूरत है या डायरेक्टली हमें करना है? नहीं नहीं, सद्यवमान उसी में होता है कि इनके दोष ऑलरेडी इतने बड़े हैं कि किसी उल्टी का आवाज भी कोई निकालता है तो भी उनको उल्टी हो जाए, इतने दोषों की उत्क्लेशावस्था होनी चाहिए। उसके लिए कोई भी वामक द्रव्य की जरूरी नहीं होती है। जस्ट नीचे झुकते भी है और उल्टी करो बोले तो भी उल्टी हो जाती है उनकी, या जस्ट उंगली डालते तो भी उल्टी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे स्थिति में ही सद्यवमन चाहिए। उसमें लघु वमन के लिए, लघु वमन के जैसे हम प्रॉपर वमन के लिए सुबह स्नेह स्वेदन करते हैं, उसी तरह लघु वमन के लिए भी हमें सुबह स्नेह स्वेदन करना है। किया तो अच्छा रहेगा, पेशेंट को भी कुछ किया ऐसे लगता है, और फीस लेने में भी वैद्य को थोड़ा सी आसानी होती है। तो लेने में करना तो अच्छा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अप्रैल महीने में थोड़ा हीट बढ़ रहा है, तो अभी भी हम वमन कर सकते हैं। नहीं, अभी एक थोड़ा सा समय आजकल का जो चल रहा है, कभी भी का अभी 4 दिन पहले गारपीट के साथ बारिश हो गई। तो ऐसे अवकाली बारिश होने के कारण और अभी हीट इतनी बढ़ रही है कि इस हीट में कफ की जरूरत शरीर को होती है, क्योंकि ग्रीष्म में कफ प्रकोपक आहार ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। तो ऐसी कफ की आवश्यकता जब बॉडी को होती है और उस वक्त यदि हम वमन करते हैं, तो व्यापक के चांसेस के साथ साथ फर्क न पड़ने का भी व्यापक, या फर्क नहीं पड़ता है, इस प्रॉब्लम को भी हमें फेस करना पड़ सकता है। इसलिए यदि ज्यादा वमन है तो फिर ज्यादा हीट है तो वमन नहीं करना चाहिए। सर सद्य वमन और सद्य विरेचन ऐसे कौन से व्याधि में कर सकते हैं, ऐसे कुछ व्याधि है? नहीं, सद्यवमन तो जितने कफ रिलेटेड आर्टिकेरियल रैसेस है, या शिरोजड़त्व है, प्रतिशा है, या कफज कास है, या सीवियर अग्निमांद्य है, अन्न द्वेष है, ऐसी स्थिति में सद्यवमन तुम कर सकते हो। तो टाइप 1 डायबिटीज में वमन से मतलब क्वेश्चन है, रिजल्ट मिलते हैं क्या, और उनका इंसुलिन बंद होता है क्या? मैंने और वो मैंने टाइप 1 डायबिटीज सर कौन सा है? जुवेनाइल डायबिटीज रहेगा तो उसमें रिजल्ट्स आते हैं क्या? मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं कि जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, उनको वमन करते हैं तो वमन के बाद में जो हम शिलाजीत का वर्धमान रसायन करते हैं, उनके बाद में उनकी शुगर लेवल कम होने लगती है, और फिर पेशेंट इंसुलिन के बजाय ओरल एंटी डायबिटिक एक आधी गोली देते हो और अपनी आयुर्वेदिक एंटी डायबिटिक ड्रग देते हैं, तो उसका इंसुलिन बंद होते मैंने देखा है। और 1-2 साल के बाद में फिर से यदि हर वासंतिक वमन हम करते हर ऋतु, वसंत ऋतु में, तो एंटी डायबिटिक ड्रग की गोली भी बंद हो जाती है और आयुर्वेद डाइट पे पेशेंट मेंटेन होते मैंने देखा है। एक्चुअली शास्त्र में पश्चात पश्चात छर्दनम कहा है, हर 15 दिन के बाद वमन लेने के लिए कहा है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक वासंतिक वमन यदि करते हैं तो 50% रिस्क फैक्टर उसका कम होता है। तो वासंतिक वमन डायबिटीज में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जुवेनल डायबिटीज जिनमें मैंने गारंटी के साथ, एक ऐसा है जुवेनल डायबिटीज व्याधि की जिनके बारे में गारंटी के साथ हम कभी भी नहीं बोल सकते ये ठीक ही हो जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें पैंक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन 100% हैम्पर होता है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ता है। मैंने मेरे लाइफ में सिर्फ 3 बच्चे ऐसे देखे हैं
कि जिनकी ट्रीटमेंट के बाद में उनका इंसुलिन सिक्रेशन फिर से वर्किंग में आ गया, फंक्शनिंग डेवलप हो गया, और उनको आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी भी दवा पूर्ण रूप से बंद करनी पड़ी, और आज भी वो मीठा खाते, उनको डायबिटीज नहीं है। तो वो ये उनका लक मैं समझता हूँ। ये हर एक पेशेंट में नहीं होता है, इसलिए जोवेनल डायबिटीज में सिर्फ मैं तो सिर्फ 3 महीने कोशिश करके देखता हूँ। 3 महीने में इंसुलिन कम हो जाता है, ये गारंटेड। लेकिन किसी किसी का ही बंद हो पाता है, और ओरल एंटी डायबिटिक को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिजल्ट उसमें इतना नहीं मिलता है। क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस में 5 से 10 साल के बच्चों में भी हम सद्य वमन कर सकते हैं या प्रॉपर वमन करना है? एक 15 दिन पहले हमने एक लघु वमन एक छोटी बच्ची में किया जिसको एलर्जिक रिनाइटिस था। तो उसको 500 ग्राम घी दे के, स्टीम बाथ दे के उसका वमन कर लिया, और वमन के बाद में उसकी प्रतिष्ठा चली गई। तो एलर्जी के लिए, एलर्जिक रिनाइटिस के लिए वमन कर्म, बृहत वमन कर्म बहुत जरूरी होता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि उनकी चौथी पीढ़ी को अस्थमा है, यानी उसके परदादा को अस्थमा था, फिर उसके ग्रैंडफादर को, फिर फादर को, और उसको चौथी पीढ़ी थी। और उसको रेगुलर इनहेलर लेने के बावजूद भी महीने में 2-3 बार रात में कभी तकलीफ होती थी तो हॉस्पिटलाइज करके नेबुलाइज करना पड़ता था उसका। एक 1996 में मैंने पहला वमन किया। उसके बाद में डायरेक्ट 2007 में वो पेशेंट मेरे पास आया और बोला कि मुझे फिर से अस्थमा की तकलीफ शुरू हो गई। मैंने कहा, उसके बाद में उसने कहा मेरा पंप पूरी तरह से स्प्रे बंद हो गया है, मुझे आज तक तकलीफ नहीं होती है। और 2007 में वमन करके चला गया तो उसे आज तक अस्थमा की शिकायत दोबारा नहीं हुई। जो केला नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है या दही नहीं खाना है, वो सब खाता पीता है, फिर भी उसका बर्तन अभी भी नहीं भरा है, यानी उसको वापस तकलीफ नहीं, पुनर्भव नहीं हुआ है। तो एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए वमन दी बेस्ट होता है। वामक द्रव्य के इंग्रेडिएंट्स जनरली क्या दे सकते हैं सर, और उसकी क्वांटिटी कितना लेना है एवरेजली? मदन फल, पिपली चूरन होता है। मदन फल जो होती है उसकी पिपली की शुद्धि करके उसका पिपली चूरन बनाया जाता है। उसमें पाव चम्मच एसटी मधु, आधा चम्मच एसटी मधु, 2 चिमटी टंकन, 2 चिमटी पिपली चूरन, इतना हम डालते हैं। और मदन फल किस प्योरिटी से बना है उसके ऊपर भी कितनी मात्रा लेनी ये तय होता है। कई बार 2-2 चम्मच किसी का मदन फल पाउडर लेते हैं फिर भी वमन नहीं होता है, और किसी किसी के पाव चम्मच मदन फल से भी आती होगा, हमने देखा है। इसलिए उसकी प्योरिटी कितनी है इसके ऊपर डोज डिपेंड होता है। वासंतिक वमन तुम शुरू करते हैं तो किसी पेशेंट की शुरुआत में आधा चम्मच लेते हो, तो दूसरे 5-10 दिन के बाद में वो आधा चम्मच ओवरडोज होने लगता है। तो उसके बाद में वो डोज कम करते जाना है। यदि नहीं होता है तो दोबारा तुम थोड़ा सा मदन फल दे सकते हो। इसलिए अतियोग न हो, इसलिए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज से और प्योर मदन फल लेते हैं तो ही प्रॉपर वमन कर्म होता है। सद्य विरेचन के लिए क्या दे सकते हैं सर? सद्य विरेचन के लिए हम तो कैस्टर ऑयल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या वायलेक्स या अभय आदि मोदक। सद्य वमन के बाद संसर्जक्रम देना है? देना ही पड़ता है। सद्य वमन किसी का भी हो, यदि बृहत वमन है तो 6-7 दिन का संसर्जन क्रम आएगा। सद्य वमन है तो उस दिन के लिए, उस दिन दिन भर उष्णोदक लेना है। रात को बहुत अच्छी भूख होगी, भूख के अनुसार अग्नि किस प्रकार से है उसके ऊपर तय होता है। यदि अग्नि तीव्र अग्नि है तो चावल की खिचड़ी ले सकता है, यदि कम अग्नि है तो पतली पेज ले सकता है, दूसरे दिन पतली खिचड़ी, तीसरे दिन खिचड़ी। या तीव्र अग्नि है तो उसी दिन खिचड़ी, दूसरे दिन आधा खाना, तीसरे दिन पूरा खाना ले सकते हो। थोड़ा अलग क्वेश्चन है सर। वमन पंचकर्म के प्रोसेसिंग में वमन विरेचन बस्ती के बाद व्याधि के अनुसार कोई करने के बाद औषधि भी ज्यादा देना होता है, महीने का कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाता है, तो पेशेंट का काउंसलिंग करना है तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, इंश्योरेंस अगर नहीं रहेगा तो? पहली बात, तुम वमन कर्म के पैसे कितने लेते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। यदि वमन कर्म में तुमने उसका खिस्सा खाली, पॉकेट खाली कर देते हो, तो दवा के लिए कुछ पैसे नहीं बचते हैं। इसलिए रीजनेबल रेट लेने चाहिए। वमन कर्म के 5-6 हज़ार तक सफिशियंट है, ऐसे मैं समझता हूँ। और उसके बाद में रही बात दवा की, तो जो भी व्याधि है उस व्याधि के अनुसार सुवर्णकल्प तुमको देना है। तो उसकी अस्थमा है तो श्वास का चिंतामणि दे दो, या डायबिटीज है तो वसंत कुसुमाकर या शिलाजीत का दे दो। तो उसके लिए ज़्यादा पैसे, 1000-1200 में ये काम हो जाता है।
और उसके बाद में संसर्जन क्रम, और ये सिर्फ सुवर्ण कल्प के बाद में पेशेंट को ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि प्रॉपर संसर्जन क्रम होता है, प्रॉपर वमन होता है, तो आगे ज़्यादा दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए पेशेंट को यही समझाना है कि इतना किया है, थोड़ा सा और करो, क्योंकि कपड़ा यदि हमने धोया है तो नील अच्छी बैठेगी। इसलिए स्वर्णकल्प यदि लेते हो तो सप्त धातु का वर्धन अच्छी तरह से होगा, आपको इम्यूनिटी अच्छी तरह से बढ़ेगी। और आजकल सब देने के लिए तैयार होते हैं, तुम किस प्रकार से उनको कन्विंस करते हो इसके ऊपर सब डिपेंड होता है। हाइपोथायराइडिज्म में सर कौन सा ग्रुप यूज करना चाहिए? कौन सा? ग्रुप कौन सा ग्रुप वुमन के लिए यूज करना चाहिए हाइपोथायराइडिज्म में? थायराइडिज्म ये संतर्पणत व्याधि है, यानी कफ प्रकोप से होता है, संतर्पण से होता है। तो इसके लिए स्थान के अनुसार भी और संतर्पण के अनुसार भी वमन कर्म दी बेस्ट होता है। तो इसके लिए हम महातिक्तक घृत से करवाते हैं, या यदि किसी किसी को टॉलरेट होता है तो कारस्कर घृत से भी वमन कर्म तुम कर सकते हो। घृतपान में कारस्कर घृत दे के फिर वमन कर्म कर सकते हो। डायबिटीज के लिए कौन सा ग्रुप यूज कर सकते हैं सर? डायबिटीज के लिए महातिक्तक घृत या पंचतिक्तक घृत। हेलो। सर वमन किसको नहीं करना चाहिए स्पेशली? अभी सबसे मेन इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। पेशेंट यदि वीक है, या उस एनीमिक है, पांडुता है, उसका बल एकदम कम है, या उसको यकृतोदर है, आसाइटिस है, या कई परपोरेशन है, या सीवियर सीओपीडी है, या सीवियर कॉक्स है, या इसोफेजियल वाराइसिस है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस, या यानी स्टमक गैस्ट्रिक, ह्यूज गैस्ट्रिक अल्सर है, ऐसे पेशेंट में व्याधि के अनुसार वमन नहीं देना है। और सबसे मेन, पेशेंट की मानसिक स्थिति किस प्रकार से। कई बार पेशेंट हेल्दी रहता है एकदम, बीपी नॉर्मल, सब नॉर्मल, लेकिन वो बहुत डरने वाला होता है, मन से एकदम वीक होता है। और ऐसे पेशेंट को यदि तुम वामक द्रव्य देते हो और उसके बाद में वो कुछ पीता नहीं है, तो पेशेंट के लेने के देने पड़ते हैं, और पेशेंट को फिर ड्राई वोमिटिंग होने लगते हैं, पेशेंट डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तो ऐसे वक्त पेशेंट का मनोबल देखना जरूरी होता है। मैंने मेरे बुक में ये सब व्यापक लिखे हैं। एक मैं बैंक ऑफिसर था, तो उसको डायबिटीज, उसको मैंने दवा से काफी कंट्रोल में था, और वासंत ऋतु वमन चल रहा था। तो उसने एक दिन पूछा क्या चल रहा है, तो मैंने कहा वमन। तो बोले मैं नहीं कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा कर सकते हो। और उस जल्दबाजी में मैंने उसकी मानसिक स्थिति कितनी वीक है ये मैं भूल गया, और मैंने थोड़ी सी लालच में उसको वमन कर्म करने के लिए हाँ बोल दिया। और वमन कर्म के दिन एक गिलास दूध तो उसने धीरे 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 पिया, और वामक द्रव पीने के बाद में वो दूध पीने के लिए तैयार नहीं। दूध मुंह के तरफ लेके जाता नहीं जाएगा, वापस रखने का, वापस पीने की कोशिश करेगा, वापस रख देने का। तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, उस वामक द्रव्य को बाहर आने के लिए मीडियम की जरूरत है, और नहीं पियेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो पीने को तैयार ही नहीं। मैंने कहा फिर बैठे रहो, गुस्से में मैंने बोला बैठे रहो। और मैं दूसरे ओपीडी के पेशेंट देखने लगा, तो चिल्लाने लगा जोर से, आहे भरने लगा, मुझे तकलीफ हो रही है, कैसे तो भी हो रहा है, जी डर रहा है, घबरा रहा है। फिर से मैंने कहा ये पियो, तो हाँ बोला, फिर से लिया, एक दो तीन घोट उसने दूध पिया और वापस नहीं जा रहा है बोला। तो आखिरकार मैंने उनको उस समय कुछ, आई वॉज हेल्पलेस। वो भी तैयार नहीं, मैं भी तैयार, मैं भी आगे कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसका लड़का जो कि थर्ड एमबीबीएस में था, वो बोले मैं सर घर लेके जाता हूँ, घर पे कोशिश करता हूँ। घर लेके गए, लेकिन 5:30 4 बजे शाम को उसका फोन आता है लड़के का कि उनको चक्कर आ रहे हैं, और उनको कम से कम 17 18 द्रवमल प्रवृत्ति, लूज मोशन हुए। मैंने कहा तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके आया, तुरंत बीपी देखा, बीपी 90 60। तुरंत स्वर्ण सुश्रिकर मात्रा का चाटन दे दिया, हाइड्रेशन थोड़ा सा, डायरेक्ट ग्लूकोज शक्कर, यूरिन टेस्ट करवाए तो कीटोन बॉडीज आ गए, ग्लूकोज शक्कर दे दी, और शीतोपला वगैरह ये सब उनको चाटते रहा। ठंडी हवा ये इसी कूलर में उनको रखा, बीपी नापते गए, बढ़ते गया, और फिर रात को 7:30 बजे वो स्टेबल हो गए। फिर से यूरिन टेस्ट करवाए, कीटोन बॉडी चले गए थे, और फिर उनको घर पे डिस्चार्ज दिया। दूसरे दिन जब बिल देने के लिए वो आए, तो उस समय मैं वमन के 1,500 लेता था। उनको फीस पूछी तो मैंने कहा 1,500, उन्होंने कहा वमन तो हुआ नहीं। मैंने कहा वमन नहीं हुआ, लेकिन तुमसे 3,000 लेने चाहिए, क्योंकि तुमने वमन से ज्यादा तकलीफ मुझे दी है।
तो इस प्रकार से वमन के व्यापक भी हमें हैंडल करते आने चाहिए। सर पीसीओडी में जनरली कौन सा ग्रोथ यूज करना चाहिए? नहीं, पीसीओडी में भी जो भी देना है, ज्यादातर पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत ही इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में फिर वमन। सर कैंसर में कोई आपकी ऐसी केस है जिसमें आपने वमन किया हो? नहीं नहीं, ज्यादातर क्या होता है कि कैंसर के अपने पास, आयुर्वेद के पास जितने भी पेशेंट आते हैं, वो उनका बल ही उतना शोधन लायक नहीं होता है। और यदि सीए टंग का या बकल मिकोसा का सीए है, तो ऑलरेडी पेशेंट सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस इतना होता है कि वो मुंह भी नहीं खोल सकता। और ऐसे में क्या होता है कि बल कम है, शारीरिक बल कम है, मानसिक बल कम है, घर वालों का भी मनोबल एक डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे वक्त में वमन कर्म हम नहीं कर सकते, इसलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होती है वो देना जरूरी होता है। हाँ, रक्तमोक्षण मैंने कई बार किए हैं, या लघु विरेचन, एक सौम्य विरेचन भी मैंने दिए है, लेकिन वमन कर्म करने लायक पेशेंट मेरे पास तो नहीं आया कभी। सर सोरेसिस में रिकरेंस होता रहता है, तो सिर्फ उसको एक वासंतिक वमन करके ही ठीक होता है, या बार बार उसको वमन करना पड़ता है? जो वमन नहीं करते वो वैद्य शमन चिकित्सा से भी कीटिप को, सोरियासिस को ठीक कर सकते हैं। आज ही कानपुर से हमारे एक पेशेंट जो कि जनवरी में आया था, पूरा शरीर उसका सोरियासिस से भरा हुआ था, और आज उसने अगले दवा के लिए फोटो भेजे, 100% नील हो गया। तो उसने कहा कि दोबारा नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे दवा चाहिए। तो हर स्किन डिसीज जो भी होता है, मैं हर एक को कहता हूँ कि ठीक होने के बाद में भी 2 महीने तक दवा लेनी है, यानी दोबारा वो होगा नहीं। यदि हम गवत, कांग्रेस गवत या कोई भी घास हम जमीन से निकालते हैं, तो दोबारा वहां पे घास आती है। इसलिए वो जमीन को जलाना पड़ता है ताकि दोबारा वो घास ना आए, इसलिए पुनर्भव न हो। इसलिए उस पेशेंट को स्ट्रेस फैक्टर मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। और हर साल छोटी मोटी शुद्धि, उसने एक तो वमन करो या विरेचन ले लो या रक्तमोक्षण करो, ये शुद्धि उसको करनी है। और पथ्य पथ्य का जो परहेज होता है, ये संभालना जरूरी होता है। मैं तो उनको एक ही एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बर्तन हमने खाली कर दिया है, अब ये बर्तन पथ्य संभाल के तुम भरने नहीं देना है। ये जब भी भरेगा रिकरेंसी तुमको हो जाएगी, तो तब तक ये परहेज रखो, तुमको तकलीफ नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपुनर्भव न हो, इसलिए स्ट्रेस फैक्टर को और वह ऋतुनुसार शुद्धि यदि हम करते तो रिकरेंसी नहीं होती है। सर तमक हेतु विरेचन ऐसे कहा गया है, तो हम्म। हमें तमक श्वास का जो पेशेंट्स है उसको सिर्फ विरेचन ही करना चाहिए, या अवस्था देख के उसको वमन भी करवा सकते हैं? नहीं, एक तो तमक में वात का प्रादुर्भाव ज्यादा होता है। तो ऐसे वक्त में हम डायरेक्ट स्नेहपान देते हैं, पिलाते, स्नेहपान दे के तुरंत उसका तमक श्वास का वेगावस्था जा सकती है। बीच में एक कोविड के पहले 2019 की बात होगी, एक न्यूली मैरिड एक लेडी कोपरगांव, उसके मौसी के घर आई थी, और उसकी मौसी मेरे पेशेंट थी, तो मौसी के साथ में वो मेरे हॉस्पिटल में आ गई। और हॉस्पिटल में आए, वेटिंग में ही बैठी थी, तो उसको एक्यूट अस्थमा का अटैक आ गया। जैसे आ गया वैसे वो मौसी जोर जोर से रोने लगी। उसने मुझे कहा कि सर इसको अभी आता है तो इसको डायरेक्ट बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, तब तक ये ठीक नहीं होती है। तो मैंने कहा, अभी उसके हस्बैंड भी आए हुए थे, तो उसने तुरंत फ़ोन किया कि रितु को अस्थमा का अटैक आ गया है, तुम तुरंत आ जाओ। तब तक अभी क्या करना है, मैंने उनको अंदर ले लिया, और एक कप में डायरेक्ट सहचर तेल 4-5 चम्मच डाल के गर्म पानी डाल दिया और उसको पीने के लिए बोल दिया। तो वो दे दिया। एक श्वासकार चिंतामणि की गोली दे दी। एक सीतोपला ताली सादी पुष्कर मूल वासा टंकन की एक पूड़ी दे दी। और नाक को रुमाल लगा के स्नेहन स्वेदन करने के लिए पारिचारक को बोल दिया। 5 मिनट में मैं जाके देखा तो वो थोड़ा सा श्वास वेगावस्था उसकी कम हुई थी। फिर 10 मिनट में स्नेहन स्वेदन करके जब वो आई, तो कंफर्टेबली वो वहाँ बैठी बोलने लगी। और दरम्यान उसके हस्बैंड दौड़ते हुए आए, मुझे तुरंत पूछा, मैं वेयर इज माई वाइफ, वेयर इज माई वाइफ। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले उसको तुरंत अभी बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको लीलावती के हॉस्पिटल की सिवा किसी डॉक्टर को उसकी ट्रीटमेंट नहीं आती है, उसको तुरंत ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऐसे तो मैंने कहा वो, और वो बोल रही है उसको कि मुझे ठीक लग रहा है, टेंशन मतलब ठीक लग रहा है, फिर भी वो एकदम पैनिक होके बात कर रहा था। फिर बाद में 1-2 मिनट के बाद में उसको रियलाइज हुआ, अरे बीबी तो बात कर रही है। तो उसने कहा तुझे ठीक लग रहा है? उसने कहा, "हाँ, उन्होंने दवा दी उससे मुझे ठीक लगा।"
तो वो भी शॉक हो गए, वो बोले सर मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन एक्यूट अवस्था में किसी भी डॉक्टर से उसको फर्क नहीं पड़ता, लीलावती में ही ले जाना पड़ता है। और यह ऐसी पहली बार हुआ है कि आयुर्वेद से इतने कम समय में उसका अस्थमा का अटैक बंद हो गया। तो एक्यूट अवस्था में भी स्नेहपान जरूरी होता है। यदि तुम सहचर तेल या सेंधवादी तेल थोड़ा पिलाते हो या सहचर तेल 4-5 चम्मच पिलाते हो और एक्सटर्नल स्नेहन स्वेदन करते, तो संप्राप्ति भंग हो जाती है। जो स्पाजम आता है, ये स्पाजम कफ का विलयन होने के कारण भंग हो जाता है और उसका वेगावस्था कम हो जाती है। और फिर तमकेतु विरेचन के बजाय स्नेहन करके फिर एक वमन कर्म करते हो अच्छी तरह से, तो वमन के बाद में उसका अस्थमा भी जाते हुए मैंने देखा है। और धूमकेतु विरेचन प्रैक्टिकल में ये भी देखा गया है कि एक्यूट अवस्था वात की है, तो विरेचन देने के बजाय एक 50 ml सहचर तिल का अनुवासन बस्ती हम यदि देते हैं, तो 5-10 मिनट में उसकी वेगावस्था कम होते हुए दिखाई देती है। तो प्रैक्टिकल जो शास्त्र में बताया वो गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो अलग अलग तरीके से उपचार करते हैं, अवस्था के अनुसार उपचार करते हैं, तो इंस्टेंट रिलीफ उसमें उसमें मिलता है। जी सर, यंग डिसलिपिड आवाज कट हुआ। करते हैं तो उन्होंने 400-500 से यंग डिसलिपिडेमिया के पेशेंट दिखाई देते हम्म। हैं। यंग पेशेंट्स में 400-500 कई कई रक्तपान देके वमन या विरेचन कर सकते हैं। या कई पेशेंट में, उनमें सबसे अहम ये बात होती है कि उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी होता है। आईटी पीपल जितने भी है उनमें 30-35 में भी हाइपरटेंशन डायबिटीज दिखाई दे रहा है। वो पैसे तो कमाते हैं, लेकिन सभी पैसे वो डॉक्टर लोगों को ला के देते हैं, क्योंकि इनमें 35 में भी हार्ट अटैक आते हुए मैंने देखा है। तो ऐसे पेशेंट में ही ये डीआरएन रहता है, लिपिड प्रोफाइल उनका। तो ऐसे पेशेंट में या फैटी लीवर भी ऐसे पेशेंट में अभी काफी पेशेंट में दिखाई देने लगा है, तो इनमें वमन कर्म काफी उपयुक्त होता है। आगे। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, स्पेसिफिक ले रहा हूँ। सर, आपकी सृष्टि शर्मा करके हरियाणा से पेशेंट से, वो भी जुड़ गई है यहाँ पे। हम्म। 10 लार्ज टॉन्सिल्स में कोई सर वमन कर सकते हैं हम? अभी स्थान के अनुसार गिलायु का स्थान ऊर्ध्व जत्रुगत यानी कफ का स्थान है। और रिकरेंट इन्फेक्शन होना ये भी कफ के कारण होता है, किसिंग टॉन्सिल जिसे हम कहते हैं कई बार। तो इसमें भी बच्चों को यदि हम छोटा सा लघु वमन करते हैं और त्रिफला गुगुल या सेप्टिलिन या गंधक रसायन ये देते हैं, तो उसकी टॉन्सिल, रिकरेंट टॉन्सिल के इन्फेक्शन का प्रॉब्लम कम हो जाता है। सर, कटी शूल में गुरुद्रसी में कुछ वैद्य बोलते हैं कि रोकना चाहिए, हम्म। तो सचमुच उसमें रोल है सर वमन का? नहीं, कुछ नहीं। कुछ केसेस आपके ऐसे है सर? शूल इज इक्वल टू वात, गुरुद्रसी है वो या कटिशूल है तो ये वात का होता है, तो वमन से वात प्रकोप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए गुरुद्रसी कटिशूल में वमन का कोई रोल नहीं है। हाँ, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है, जिसे बाम्बूवात हम कहते हैं, उसमें ये संतर्पणोक्त व्याधि होता है, तो इसमें वमन कर्म का रोल देखा गया है। सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो सब बच्चे, मतलब लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, तो उसमें हम पंचकर्मा के बारे में कुछ सोच सकते हैं, या कौन सा पंचकर्मा ज्यादा इफेक्टिव होता है? अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बाद में प्राउडली बोलना चाहूंगा कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आईबीएस ये जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो बोलते हैं, इसे आयुर्वेद में ग्रहणी बोला है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, आईबीडी, ये जितने भी है ये ऑटो इम्यून डिसीज है। ये कभी भी एक बार हुआ सो जिंदगी भर कभी नहीं होता, ये मॉडर्न या पूरा आधुनिक शास्त्र कहता है। लेकिन अभी फिलहाल 2 केस पेशेंट मैंने अभी देखे कि ऐसे 100 से ज्यादा आईबीएस वाले पेशेंट ठीक होते मैंने देखा है। लेकिन एविडेंस के साथ साथ अभी 2 पेशेंट लेटेस्ट हमने देखे हैं। एक किंग शाशा साउथ अफ्रीका में है, इंडियन इंडियन है लेकिन वहाँ पे सर्विस करता है। उसको आईबीएस था, उसका एक 6 महीने पहले उसकी कोलोनोस्कोपी की और उसका टोटल
असेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग कोलन 100% ओके हो गया। और अभी एक दूसरा नंदुरबार का एक है सूर्यवंशी करके लड़का, आईटी पढ़ रहा था। और 2 साल पहले जब मैं पारोल यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए गया था, तो उसका बड़ा भाई, छोटा भाई वहाँ पे एमडी कर रहा है। वो मुझे मिला, उसने कहा कि सर मेरे भाई को आईबीएस है और उसे काफ़ी तकलीफ हो रही है, और डॉक्टर ने अभी उसको बायोलॉजिकल इंजेक्शन भी शुरू किया है, तो प्लीज़ आप हेल्प करो। तो उस समय रियली उसकी परिस्थिति इतनी बेकार थी कि दिन में 15-15 20-20 बार रक्त मल प्रवृत्ति उसे होती थी, सीवियर एनीमिया, और साथ में ये मिसोकॉल पेंटासा वगैरह, ओमनाकॉर्टिल, एजोरन, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, सब लेके भी उसे कोई फायदा नहीं था। डॉक्टर का एक ही कहना था कि तुरंत ऊपर से कोलोस्टोमी करके स्टूल ऊपर से शुरू करते तो ये बचेगा, अदरवाइज ये मर जाएगा। तो मैंने जब उनको कहा कि ये कुछ नहीं करना, ये आयुर्वेद से ठीक होगा, तो उसके उस डॉक्टर ने काफी बुरी तरह से उसके माँ बाप को कहा था कि तुम इसके माँ बाप हो ही नहीं, जो अपने बच्चों को मरते हुए देख रहे हो। ये आगे कभी भी आईटी इंजीनियर नहीं बनेगा, ये जिंदगी भर मूंग की दाल के सिवा कुछ नहीं खा पाएगा, और ये जिएगा भी नहीं। इस तरीके से उन्होंने बात की थी। तो उस समय ये सिंपल तरीका होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में, यानी आंतड़ी को व्रण होता है, हम कभी या स्किन पे एब्रेजन आते हैं, या खरचट रैशेस आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे वैसलीन लगाते हैं या घी लगाते हैं या तेल लगाते हैं, तो इससे ये व्रण हील हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम चंदन वाला तेल का बस्ती, मात्रा बस्ती यदि हम करते हैं, तो इंटेस्टाइन के अल्सरेशन को उसका कोटिंग बन जाता है। और कोटिंग बनने के कारण जो फॉल्स मल प्रवृत्ति की संवेदना होती है, ये बंद हो जाती है। तो इसके साथ साथ ये पहले टॉलरेट होने लगा क्या, फिर पिच्छा बस्ती, मोचरस सिद्ध पिच्छा बस्ती, महातिक्त घृत चंदन वाला तेल डाल के उसके पिच्छा बस्ती ड्रिप बाय ड्रिप यदि हम करते हैं, बस्ती करते हैं, तो ये अल्सरेशन हील होता है। इस सूर्यवंशी पेशेंट में भी हमने मोचरस सिद्ध तेल, चंदन वाला तेल डाल के बस्ती दी है। और अभ्यंतराम राक्षसीवटी, नृपति वल्लभ रस, बिल्वाजील, बिल्वारेक्स, या कामददा मोतीक्यूर, ते सब दे के उसका, हाँ, धीरे धीरे ये मिसाकॉल, ये सब चीजें बंद हो गई, एजोरन बंद हो गए। 80,000 का एक बायोलॉजिकल इंजेक्शन, 16 इंजेक्शन उसने लिए थे। और डॉक्टर ने कहा था कि अनगिनत, कब कब तक लेना है ये बोल नहीं सकते, लेते रहो। जबकि उसने करीबन 9 लाख खर्च करके उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके वो आ गए। और आज की स्थिति ऐसी कि उसकी कोलोनोस्कोपी की, असेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग सिग्मोइड सभी के अल्सरेशन 100% चले गए। और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें आईबीएस था ही नहीं। यानी इतने अच्छी तरह से पेशेंट ठीक हो सकता है, यह आयुर्वेद से ही संभव है। तो इस प्रकार से आईबीएस को भी हम अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। मेरे नए बुक शोधन अमृत में काफ़ी केसेस आईबीएस के बारे में लिखे हैं, एवियन के बारे में लिखे हैं, ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में लिखे हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। सर, एलर्जिक अर्टिकेरिया के बहुत सारे पेशेंट या शीत पित्त के बहुत सारे पेशेंट्स वमन के बाद भी उनको रैशेस आते रहते हैं, तो सिर्फ आगे उनको क्या ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए सर? आर्टिकेरिया ये भी ऑटोइम्यून डिसीज है। हम तो आयुर्वेद वाले उसको काफ़ी इजी ट्रीट करते हैं। मॉडर्न मैंने 25-25 साल तक, यानी जब एविल थी, एविल के बाद में सिलेस्टोन थी, सिलेस्टेमाइन थी, उसके बाद में अटैरक्स आ गई, आजकल सेट्रिन सेट्रिजिन ये आ गए, तो ये 25 सालों से लेने वाला पेशेंट मैंने देखा है। तो हम रक्त मोक्षण यदि करते हैं तो शाखागत दोष तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन वमन विरेचन करते हैं या वमन करते हैं तो कोष्ठगत दोषों की शुद्धि होती है। तो शाखागत दोष स्टिल वहाँ होते हैं, तो उसके लिए रक्त मोक्षण ये काफ़ी असरदार होता है। और रक्त मोक्षण से इंस्टेंट एंटी हिस्टामिन बॉडी में लिबरेट्स होते हैं। इसलिए लघु वमन या रक्त मोक्षण ये जरूरी होता है, या उसके बाद में विरेचन भी कोष्ठ शुद्धि के लिए तुम दे सकते हो। हाँ, सद्य विरेचन में सर एरंड तेल की कितनी मात्रा देनी चाहिए? अभी वो बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन यदि क्रूर कोष्ठ है तो उसको 6-7 चम्मच चाहिए, मध्यम कोष्ठ है तो उसको 4 चम्मच चाहिए, और मृदु कोष्ठ है तो उसको 2 चम्मच भी काफी होता है। सर, माइग्रेन और गैस्ट्राइटिस में वमन दे या विरेचन दे सर? वमन अपने माइग्रेन एंड गैस्ट्राइटिस, यानी माइग्रेन ये अर्धाव भेदक जो होता है, ये पित्त से रिलेटेड होता है, अम्ल पित्त के कारण होता है। और एक्यूट माइग्रेन में जुगुलर रक्त मोक्षण यदि तुम कर सकते हो, नहीं वो कर सकते तो क्यूबाइटल रक्त मोक्षण करते हो,
तो इंस्टेंट विद इन 5 to 10 मिनट्स उसका दर्द ये बंद होते हुए दिखाई देता है। तो वमन के बजाय रक्त मोक्षण चाहिए, और एक बार पित्त के लिए विरेचन प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो पेशेंट परमानेंटली माइग्रेन से ठीक होता है। सर एक्जिमा में जनरली क्या दे सर, वमन दे या वेरिचन दे? स्किन के जितने भी डिसीजेस है वो रस का उपधातु त्वक को कहा है, त्वचा को कहा है। इसलिए रस शुद्धि, रस का शोधन और रस का उत्पत्ति स्थान आमाशय होता है, तो उसका शोधन करने वाला वमन कर्म, स्थान शुद्धि वाला वमन कर्म, ये सभी प्रकार के त्वचा विकार में फायदेशीर होता है। सर अम्बिलिकल हर्निया में वमन दे या ना दे सर? अम्बिलिकल हर्निया में यदि पट्टबंध बांध के वमन करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और वमन कर्म में हर्निया में देने में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हम प्रेशर एक्सपेल करते हैं। वमन के लिए इंटेस्टाइन सिकुड़ जाते हैं और फिर वेग आते हैं, तो उसमें हर्निया को लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ना कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वमन से बढ़ता है, उल्टा वो कम होता है वमन करते वक्त। सर ऑटिज्म में कोई पंचकर्मा के बारे में सोच सकते हैं? ऑटिज्म में भी शिरोधारा कर सकते हो, शिरोपिचू कर सकते हो, या कफ प्रकृति का वाला हो तो लघु वमन कर सकते हो। हाइपर एक्टिविटी के लिए अनुआसन मात्रा बस्ती कर सकते हो। शिरोलेपन जटामान से अपना आंवला और ब्राह्मी से, तक्र में पका के उसका शिरोलेपन कर सकते हो। सर प्रोस्टेटोमेगाली में वमन या विरेचन का कोई रोल है, ऐसी कुछ केसेस है? मेगाले में एक तो मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती, ये दो का रोल है, वमन का रोल नहीं उसमें। सर बुक के लिए कांटेक्ट में दे देता हूँ, बुक के लिए उनको। हाँ हाँ। अभी उसके लिए स्पेशल ऑफर एक्चुअली, शोधनामृत की प्राइस 750 है और पंचकर्म बोध की 600 है, लेकिन आपके जितने भी आज यहाँ पे ऑडियंस है उनके लिए दोनों भी बुक कुरियर के साथ में 600 में आ जाएंगे। 600? 600 रुपये कुरियर छह के सौ 600 साथ में, हाँ। चलेगा सर, मैं ऑर्डर लेके मैं ये करता हूँ। चलेगा। मुझे लगता है उस बुक में सब आ जाएंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस है उस बुक में सब है। हाँ उसके इसलिए अभी अभी लास्ट दो क्वेश्चंस लेंगे सर, और फिर हम रुक जाएंगे। पर बुक 600 बराबर है। अभी एक ने पूछा है ओवरियन सर। कैंसर्स में विरेचन कल्प के, सर ओवरियन कैंसर में विरेचन कल्प के बारे में पूछ रहे हैं। पेशेंट के बल के अनुसार देना है। अभी एक बट ने पूछा है सर, L4 L5 लिस्टेसिस में पेशेंट को पंचकर्म के बाद भी रिलीफ नहीं होता, उसमें क्या करना चाहिए? तो उसने हाँ कौन सर सा कर्म उसमें किया ये डिपेंड होता है। पंचकर्म सिर्फ स्नेह स्वेदन करना ये पंचकर्म नहीं होता है। L4 5 में लिस्टेसिस है, यानी वहाँ पे डिस्क डिजेनरेशन है, अस्थि मज्जा का क्षीणता, अस्थि मज्जा क्षीणता है। वहाँ का क्षरण, वो क्षीणता, वो झिझ घिसा ये भरना जरूरी होता है। तो इसके लिए कटी बस्ती और तिक्त मांसरस सिद्ध तिक्तक्षीर बस्ती या तिक्तक्षीर करते हो तो वो घिसाई भर जाएगी और वो लिस्टेसिस स्टोरेज हो सिस्टम। जाएगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से पंचकर्म होना जरूरी होता है। सर दोनों एक हमारा सर इसका रामदास कृत पंचकर्म बोध सर हिंदी में नहीं ना, वो मराठी में है? रामदास कृत पंचकर्म बहुत हिंदी में भी है और मराठी में भी है, और रामदास कृत शोधनामृत जो है ये सिर्फ हिंदी में है। सिर्फ हिंदी में, ओके सर। ठीक है, मैंने एक नंबर भेजा है यहाँ पे, बुक के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। पर बुक 600 रुपीज आपको चार्ज लगेंगे, और बाय कुरियर आपको आ जाएंगे। चलो ठीक है। चलिए धन्यवाद सर। फिर से एक सब बार ऑडियंस सर, सब फिर से एक ऑडियंस बार का वही भी मैं कहने की धन्यवाद। सारिका को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। और हमेशा एक बात मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, हमें हमारी स्ट्रेंथ जो है उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करनी है।
जिसके पास जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को याद करो और उस स्ट्रेंथ के द्वारा प्रैक्टिस में सक्सेस करो। अपनी हनी बीज होती है, मक्खी होती है, साइंटिफिकली उस मक्खी का वजन उसके पंख के पंखुड़ी से ज़्यादा है। और साइंटिफिकली यदि देखा जाए तो वो मक्खी कभी भी उड़ नहीं सकती है। यदि तुम उस मक्खी के कान में जाके कहते हो कि तुम्हारा वेट ज़्यादा है, तुम नहीं उड़ नहीं सकती हो, तो वो कभी भी नहीं उड़ पाएगी। लेकिन अननोइंगली उसका स्ट्रेंथ यह है कि मुझे उड़ना है, उसकी विल यह है कि मुझे उड़ना है, तो वो उड़ती है। इसलिए हमारी जो भी कमियां है उसको हमारी स्ट्रेंथ से ढाक दो और अच्छी तरह से आयुर्वेद पंचकर्म प्रैक्टिस करो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। जय आयुर्वेद सर, आपने आपका काफी समय, कीमती समय सब हमारे वैद्य वर्गों को दिया। आप हमेशा हम सबको मोटिवेशनल ही होते हैं। आपके वजह से आज हम सब लोग आयुर्वेदा की पंचकर्मा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप, आपको हम सब हमारी टीम से और हमारे सब श्रोताओं के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू।